देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर का सवाल है, अगर दो समतल दर्पणों के बीच का कोण निम्नलिखित हो तो प्रतिबिंब की संख्या बताइए। देखिए, दो समतल दर्पण है, ठीक ना। मान कर चलिए यहाँ पर एक समतल दर्पण रखा गया है और फिर यहाँ पर भी एक समतल दर्पण ऐसे नीचे है। तो यहाँ पर जो बीच का है, यहाँ तो 90 डिग्री कोण बन रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर 0 डिग्री रहता, मतलब दो ऐसे ही समतल दर्पण दो एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ रहेगा तब 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा। और एक दर्पण देखिए, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि 30 डिग्री यहाँ पर एक दर्पण है, ठीक ना। उसके बाद एक दर्पण इस तरह है, तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण है, तब कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो वो देखना है हम लोग को। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए, एक फॉर्मूला है कि प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1। क्लियर है। इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला है 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला है, इसी से प्रतिबिंब का संख्या निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बनाते हैं हम लोग। थीटा मतलब होता है जितना डिग्री का कोण दिया गया है, ठीक ना। जैसे यहाँ पर 0 डिग्री, तो थीटा के स्थान पर 0 लिखेंगे। इसको लिखते हैं 360 बटे यहाँ पर 0 डिग्री, तो 0 हो जाएगा माइनस 1। इसको हम लोग सोल्व करेंगे अभी। देखिए, 0 से किसी को कोई भी संख्या को भाग देंगे तो आंसर हमारा अपरिभाषित आ जाता है, ठीक ना। अपरिभाषित, ये अपरिभाषित हो जाएगा। फिर माइनस से माइनस लगाएंगे, फिर 1। अपरिभाषित में हम लोग माइनस अगर 1 करते हैं तब यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा अनंत। क्लियर है। तो यहाँ पर अनंत हो जाएगा, मतलब अनंत प्रतिबिंब बनेगा। फिर दूसरा नंबर देखिए, 30 डिग्री है, तो सेम ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1। क्लियर है। अब यहाँ पर इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 360 बटे थीटा कितना है, देखिए 30 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30 डिग्री माइनस 1। फिर इसको सोल्व करेंगे तो 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा। फिर 3 एका 3, फिर 3 एका 3, 3 दूना 6, 12 बच गया। तो यहाँ पर 12, फिर यहाँ पर माइनस से माइनस 1, तो इस तरफ 12 में हम लोग 1 माइनस कर देंगे तो 11 बचेगा। तो यहाँ पर 11 प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है। 11 हो गया आंसर। प्रतिबिंब की संख्या 11 है। फिर देखिए तीसरा नंबर, 60 डिग्री है, तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे सेम ऊपर लिखे वैसे। प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1। फिर इसको हम लोग सोल्व करेंगे अभी। 360 बटे थीटा कितना है, 60 डिग्री, तो 60 लिखेंगे। फिर माइनस 1, इसको फिर से सोल्व करते हैं हम लोग। देखिए 0 0 तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर 36 है, नीचे 6 है, तो 6 का 6, 6 6 36। क्लियर है। तो यहाँ पर 6 माइनस 1, 6 माइनस 1, 6 में 1 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। तो इस तरह 5 प्रतिबिंब आंसर। क्लियर है। बहुत ही आसान है, बस एक बार समझना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए चौथा नंबर है 120 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1। क्लियर है। उसके बाद इसको हम लोग अभी सोल्व करते हैं। यहाँ पर बराबर 360 बटे थीटा का मान कितना है, 120 माइनस 1। फिर से इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा। फिर 12 एका 12, 12 तिया 36, तो 3 माइनस 1 बच गया है। 3 माइनस 1, इसको फिर से हम लोग सोल्व करेंगे 3 माइनस 1 को, तो हमारे पास आ जाएगा 2। क्लियर है। तो इस तरह प्रतिबिंब की संख्या 2 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं अभी 22 नंबर की ओर। 22 नंबर का क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसे किस प्रकार दर्शा सकते हैं।
क्लियर है। देखिए श्वेत प्रकाश रंग जो होता है उसमें 7 रंग होता है, जैसे इंद्रधनुष में लोग देख सकते हैं 7 रंग दिखता है। तो आप इसे कैसे दिखाएंगे? इंद्रधनुष तो हम लोग घर में बना नहीं सकते हैं, ठीक ना। इंद्रधनुष में तो दिखता ही है, लेकिन इंद्रधनुष तो घर में बना नहीं सकते हैं, स्कूल में नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रिज्म द्वारा अपवर्तन से। अगर हम लोग प्रिज्म में श्वेत प्रकाश को पास कराएंगे तो अपवर्तन होगा वहां पर, उसके बाद प्रिज्म से 7 रंग बाहर आएगा। क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग 23 नंबर का क्वेश्चन है, मानव नेत्र में अंधबिंदु की व्याख्या करें। यह एक के डाउट क्वेश्चन था, करीब कुछ दिन पहले मैंने अपलोड किया है, वहां से आप देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, देखिए, नेत्र के जिस बिंदु पर प्रकाश नहीं पहुंचता उसे अंध बिंदु कहते हैं। क्लियर है। नेत्र का वह भाग, वह एक छोटा सा पॉइंट होता है जहां पर प्रकाश नहीं पहुंचता है, तंत्रिका तंत्र वहां पर अब्सेंट रहता है, तो वहां पर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। क्लियर है। उसी पॉइंट को कहते हैं ब्लाइंड पॉइंट, या फिर हिंदी में बोले तो अंध बिंदु। क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग 24 नंबर, मानव नेत्र के रेटिना पर कितने प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती है। पहला है शंकु और दूसरा है शलाकाएं, ठीक ना। कुछ शंकु जैसा कोशिका होती है, दूसरा शलाकाएं कोशिका होती है। क्लियर है। इसे आप याद कर लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नंबर 25 नंबर का क्वेश्चन है, पेरिस्कोप की संरचना का वर्णन करें। या यही क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, परीक्षा में ऐसा आ सकता है, किसी पेरिस्कोप की क्रियाविधि को आरेख की सहायता से दर्शाएं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, देखिए, पेरिस्कोप एक ऐसी प्रकाशीय यंत्र है जो वैसे वस्तु को दृश्यमान करती है जो दृष्टि रेखा पर स्थित ना हो। यह समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। एक लंबा गत्ते का बॉक्स लिया, उसके दोनों सिरों पर किनारे के साथ 45 डिग्री के कोण पर तथा परस्पर समांतर एक एक समतल दर्पण लगाया। दोनों दर्पण के सामने एक एक छिद्र बनाया। नीचे के छिद्र से ऊपर के छिद्र के सामने स्थित वस्तु को देखा। ऊपर की छिद्र के सामने की वस्तु दिखाई दी। यहाँ पर देखिए डायग्राम में, इधर जो फोटो दिख रहा है उसमें 45 डिग्री का एंगल लेकर एक मिरर रखा गया है, ठीक ना। प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है नीचे भी, और प्रकाश का परावर्तन की सहायता से जो ऊपर से प्रकाश आ रहा है वह नीचे आ रहा है और आँख में आ रहा है, ठीक ना, जिससे हम लोग ऊपर का वस्तु को देख सकते हैं। क्लियर है। इसे आप घर में बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है, बहुत मज़ेदार है। अब हम लोग बढ़ेंगे 26 नंबर, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 26 नंबर का क्वेश्चन है, कैलाइडोस्कोप की संरचना का वर्णन करें। तो देखिए आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आंसर लिखिएगा इसका, बहुमूर्तिदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र या खिलौना है। कैलाइडोस्कोप को ही हम लोग बहुमूर्तिदर्शी कहते हैं, ठीक ना, जिसमें समान आकार के 3 आयताकार समतल दर्पण प्रिज्म के आकार में जुड़े होते हैं। रंगीन कांच के टुकड़ों से परावर्तन के कारण इनके अनेक रंगीन प्रतिबिंब दिखते हैं। इससे अनेक सुंदर पैटर्न बनते हैं। क्लियर है। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। 3 समान आकार के आयताकार समतल दर्पण लीजिए तथा इन्हें प्रिज्म के आकार में जोड़िए। इसे मोटे चार्ट पेपर की बनी बेलनाकार नली में दृढ़ता से लगाएं। नली के एक सिरे को गत्ते से बंद कर दीजिए जिसमें भीतर के दृश्य देखने के लिए एक छिद्र बना हो। नली के दूसरे छोर को समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट से दृढ़ता से ढक दीजिए। इस प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़े रखिए। नली के इस सिरे को घिसे हुए कांच के प्लेट से बंद कीजिए। रंगीन टुकड़ों के हलचल के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। अब छेद से भीतर देखिए तथा नली को धीरे धीरे गोल घुमाएं।
बहुपरावर्तन के कारण अनेक प्रकार की सुंदर पैटर्न तथा डिजाइन दिखेंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग कैलाइडोस्कोप। क्लियर है? इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये डायग्राम देखिए, आपका बुक में दिया गया है, यही है कैलाइडोस्कोप। क्लियर है? और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। चित्र द्वारा समतल दर्पण से परावर्तन को दर्शाएं तथा परावर्तन के नियमों का उल्लेख करें। क्लियर है? यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, देखिए प्रकाश स्रोत, वहां से प्रकाश आ रहा है, फिर समतल दर्पण है नीचे, उसके बाद परावर्तित होने के बाद आंख में जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर प्रतिबिंब नीचे दिखेगा, ठीक ना, जहाँ डॉट 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 दिख रहा है नीचे देखिए परावर्तन के नियम के ऊपर वहाँ पर डॉट है, वही है प्रतिबिंब। अब देखते हैं हम लोग नियम क्या क्या है परावर्तन का। देखिए फर्स्ट है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको एकदम याद कर लीजिए, परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों बराबर होता है। फिर देखिए दूसरा नंबर, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर आयतन बिंदु पर खींचा लंब एक ही तल में होता है। क्लियर है? ये दूसरा नियम है। दोनों नियम को याद कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है आपका। इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर लोग देखेंगे 28 नंबर। 28 नंबर का क्वेश्चन है, नियमित तथा विस्तृत परावर्तन को चित्र द्वारा दर्शाएं तथा इनमें अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए नियमित परावर्तन, उसके बाद विस्तृत परावर्तन में क्या क्या अंतर है। नियमित परावर्तन, जब समानांतर प्रकाश किरणें किसी समतल परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात भी समानांतर रहती है, तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। उसके बाद देखिए विस्तृत परावर्तन, जब समानांतर प्रकाश किरणें किसी परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात समानांतर नहीं रहती है, तो इस प्रकार के परावर्तन को विस्तृत परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार के परावर्तन असमतल तथा रुखड़े परावर्तक सतह से होते हैं। क्लियर है? इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं एक अभी डायग्राम दिखाने वाला हूँ, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा दोनों में अंतर। उसे लिखने के बाद आप ये डायग्राम बना लीजिएगा। देखिए पहला में इधर देखिए, नियमित परावर्तन में सतह पूरा एकदम प्लेन है, ठीक ना, आपतित समांतर किरण और परावर्तित समांतर किरण दोनों समांतर है। लेकिन यहाँ देखिए विस्तृत परावर्तन में आपतित समांतर किरण तो है, लेकिन परावर्तित जो किरण है वह समांतर नहीं है। क्लियर है? तो ये दोनों आप डायग्राम शो कर दीजिएगा, बना दीजिएगा कॉपी में, क्लियर हो जाएगा। ये डायग्राम भी आपको बनाना पड़ेगा, अंतर लिखना है इसीलिए। अब देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन, चित्र द्वारा एक मोमबत्ती का समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब को दर्शाएं। मोमबत्ती के प्रतिबिंब को देखते हुए समतल दर्पण के बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखे। तो यहाँ पर मैंने एक ड्राइंग बना रखा है, ठीक ना, ऐसा आपको बनाना है। यहाँ पर देखिए ये समतल दर्पण है। आपको पता होगा कि दर्पण को हम लोग ऐसे लाइन खींचकर इस तरह इधर ऐसे ऐसे डॉट डॉट या कांटा जैसा करते हैं तो ये दर्पण बन जाता है। क्लियर है? तो ये समतल दर्पण है, यहाँ पर समतल है इसीलिए प्लेन है यहाँ पर, तो ये समतल दर्पण है। तो यहाँ पर समतल दर्पण मैंने ड्रॉ किया है। उसके बाद एक मोमबत्ती ऊपर ड्रॉ किया है और नीचे ये इसका प्रतिबिंब है। क्लियर है? यहाँ से देखेंगे तो प्रतिबिंब, ये तो ऊपर मोमबत्ती रियल वाला है, नीचे इसका प्रतिबिंब है, ठीक ना। ये हो गया मोमबत्ती, मोमबत्ती, और ये हो गया प्रतिबिंब। तो यहाँ पर देखिए ऐसे ड्रॉ करना है आपको, ठीक ना। और आप चाहे तो यहाँ पर मैं एक ड्रॉ मतलब एक और एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, इससे भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद विशेषता, ठीक ना, विशेषता में क्या लिखना है देखिए, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब आभासी होते हैं। क्लियर है? ये आभासी होते हैं। उसके बाद देखिए सेकेंड, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक ना। क्लियर है? उसके बाद देखिए समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी समान होती है, इसको लिखना है। उसके बाद देखिए अगला चौथा नंबर आप लिख सकते हैं, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। क्लियर है?
कि जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब दिखेगा समतल दर्पण में। आईना हम लोग देखते हैं, समतल दर्पण रहता है, जितना बड़ा हम लोग रहते हैं उतना ही बड़ा का हमारा फोटो दिखता है आईना के अंदर। उसके बाद देखिए 5वां नंबर का विशेषता हो जाएगा, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा तथा पार्श्विक परिवर्तित होता है। सीधा तो दिखता है, ठीक ना, लेकिन पार्श्विक परिवर्तित होता है। पार्श्विक परिवर्तित कहने का मतलब दायां का बायां दिखता है, बायां का दायां दिखता है। पार्ट 1 में मैंने पार्श्विक परिवर्तित का एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से किया है कि जब हम लोग आईना में देखते हैं समतल दर्पण में तो हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड बन जाता है और राइट हैंड लेफ्ट हैंड बन जाता है। क्लियर है? तो उसी को बोलते हैं पार्श्विक परिवर्तित होना। तो इस तरह आज हम लोग 9th चैप्टर का, ठीक ना, जैसे 8 क्लास का 9th चैप्टर का कंप्लीट किए। क्वेश्चन आंसर कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।